और उस विद्यालय को देखते हुए मैंने 7 और विद्यालय उसके पैरेलली खड़ा किया, जिसमें कि डिग्री स्तर का, टेक्नोलॉजी स्तर का, छोटे बच्चों का प्ले स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैंने प्रारंभ किया। जैसा आपने नाम को लेकर के कहा, तो रसवती जो नाम है यह एक संस्कृत का शब्द है और रसवती को हिंदी में रसोई कहा जाता है, जिसको हम किचन कहते हैं। होगी हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है विद्या भारती, और विद्या भारती से संबद्ध है, और जिसका जो थीम है वही है संस्कार, शिक्षा और अनुशासन। हमारे जो है लगभग 100 विद्यार्थी इसी साल उनका चयन किसी न किसी सेवा में हुआ है, तो ये हमारे द्वारा। और हमारे इसी कार्य को देखते हुए विद्या भारती ने हमें अवसर दिया लगभग 6 वर्ष पूर्व इस प्रदेश का बड़ा दायित्व दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद, जिसका कि किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं समर्थन करता हूं आम आदमी पार्टी का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि आप आरएसएस से एसोसिएटेड हैं, विद्या भारती का विद्यालय चलाते हैं और पार्टी आम आदमी आपने ज्वाइन की है। तो मैंने भाजपा की भी पहले कभी केवल 2 सीट आया करती थी, 3 सीट आया करती थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की नई एपिसोड जीवन गाथा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर हैं। ये रामनगर के फ़िलहाल निवासी हैं, अंजनी वर्मा जी हैं। इनके बारे में इन्हीं से पहले कुछ थोड़ा सा परिचय लेते हैं इनके बारे में। वर्मा जी। हाँ, मेरा नाम अंजनी कुमार वर्मा है और मैं इस क्षेत्र के विख्यात शिक्षाविद और प्रख्यात व्यवसायी स्वर्गीय विक्रमाजीत वर्मा का छोटा सुपुत्र हूँ, जो कि बरियावन बाज़ार अम्बेडकर नगर में है। वहाँ से रामनगर आ करके उन्होंने रामनगर को एक नई दिशा और दशा दी, और उसी क्रम में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम इस टाइम रसवती रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और रसवती रेस्टोरेंट आपका है। विद्यालय आप चला रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं आप, और काफ़ी कुछ बिजनेस होंगे। ये जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, थोड़ा बोला जाता है चीप टाइप लोगों का है, ऐसा बोला जाता है। क्यों आप आए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस प्रकार का होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो है बहुत ही निम्न स्तर का है, और एक्चुअली ये व्यवसाय निम्न स्तर का नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी सोच थोड़ा सा निम्न स्तर की हो जाती है, क्योंकि जो लोग सेवाएं देते हैं इस व्यवसाय में, वो समझिए कि पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, चाहे वो वेटर हो, चाहे काउंटर पर सेल्समैन हो, या कैशियर हो, या मैनेजर हो। लेकिन तो जैसे ही कोई रेस्टोरेंट में घुसता है, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से कौन सा अहम भाव आ जाता है, और वो अबे तबे तुम तड़ाक करके और छोटू जैसे शब्द का प्रयोग करके हमारे वर्कर्स को बुलाते हैं। और इवन जो है, अगर मैं काउंटर पे स्वयं बैठा हूँ तो वो भी जो है इस प्रकार से बात करते हैं जैसे वो हमारे मालिक हैं, और हम लोग उसको सहर्ष इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ग्राहक देवता का रूप है, और हम लोग उनको देवता की तरह ही, अब वो हमसे कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन तो हमारे लिए भगवान है। वर्ड आपका, जो आपका रेस्टोरेंट का नाम है रसवती, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल मेरी जो बचपन से सोच रही है, हर कार्य को यूनिक करने की रही है, और अलग ढंग से, और जो भी करिए पूरे दिल से करिए। तो मैं बचपन में जब था तो मेरा कोई ऐसा एम नहीं था, और सही बात रही कि ना ही माता पिता ने कभी थोपा कि आप ये करिए और आपको ये बनना है। लेकिन तो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी तो मुझे लगा कि 2 चीज़ें मेरे रुचि की हैं। एक तो लोगों की आवभगत करना खान पान के माध्यम से, और दूसरा लोगों को शिक्षित करना। तो मुझे शुरुआत में नहीं ज्ञान था, और मैं फिर निकल पड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइन में, और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन तो कुछ साल नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव ऐसी जगहों पर नौकरी करने के बाद पता चला कि नहीं, ये जो मैं करना चाहता हूँ ये वो दिशा नहीं है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। और फिर मैंने वहीं पर एक कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज में लगभग 5 वर्ष कार्य किया। एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, लेक्चरर से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद प्रिंसिपल का चार्ज भी मुझे वहाँ मिला। और ये करते करते फिर यहाँ पर एक
मेरे लिए दुर्घटना समान ही थी, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और फिर मैं यहाँ रामनगर आ गया। और क्योंकि पहले से विद्यालय संचालित था तो उस विद्यालय को देख रेख करने का जिम्मा मुझे मिला, और उस विद्यालय को देखते हुए मैंने 7 और विद्यालय उसके पैरेलली खड़ा किया, जिसमें कि डिग्री स्तर का, टेक्नोलॉजी स्तर का, छोटे बच्चों का प्ले स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैंने प्रारंभ किया। लेकिन तो अब इतना कुछ होने के बाद भी जो मेरा दूसरा जो इंटरेस्ट था, इसलिए कहा जाता है आजकल स्किल डेवलपमेंट चल रहा है और जिसकी जो रुचि हो वही उसको सिखाया जाए। तो मेरा जो ये खान पान और इसमें रुचि थी, भोजन बनाने में या लोगों की अवगत करने में, तो लॉकडाउन ने मुझे अवसर दिया। जैसे वहाँ पर उस बार हम लोगों ने ये सुना कि आपदा में अवसर को तलाशिए, तो जब विद्यालय बंद थे तो विद्यालय में बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया, ऑनलाइन शिक्षण चल रहा था, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा इस दिशा में गया कि कुछ और व्यवसाय किया जाए, क्योंकि उस समय लोगों को ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग थे जो कि अभाव में थे और उनको रोज़गार की ज़रूरत थी, तो मैंने इस रोज़गार को करने का अवसर उन्हें दिया और एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बेकरी और स्वीट शॉप के साथ में शुरू किया। और आज ये 2-2.5 साल के अंदर में इस स्तर पे पहुंच गया है कि पूरे जनपद में नहीं, जनपद के बाहर भी, आसपास के जनपदों में भी रसवती का नाम। और जैसा आपने नाम को लेकर के कहा, तो रसवती जो नाम है यह एक संस्कृत का शब्द है और रसवती को हिंदी में रसोई कहा जाता है, जिसको हम किचन कहते हैं, तो संस्कृत में रसोई को रसवती कहते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा नाम रखूं जो कि अपने आप में यूनिक हो और इस नाम का कोई दूसरा रेस्टोरेंट ना हो। मेरी ऐसी मंशा थी, इसलिए ये नाम मैंने रखा। आपने तो फिर पेटेंट भी फाइल कर दिया कि हाँ, इस नाम से बस हम ही खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रेस्टोरेंट ओपनिंग से पहले मैंने सोचा कि ये यूनिक नाम है, तो रेस्टोरेंट के उद्घाटन से पहले ही मैंने इसको कॉपीराइट और पेटेंट के लिए फाइल कर दिया, और जो कि अब पूरा भी हो गया है। रसवती नाम का कोई दूसरा अब रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता दूसरा व्यक्ति। यदि वो खोलता है तो हम उस पर क्लेम भी कर सकते हैं, और हमने अपना लोगो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया है। उस लोगो का भी इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। जी वर्मा जी, कॉलेज 7 कॉलेज आपने अपने दम पे खड़े किए हैं, कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके पैर खींचने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं? कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, क्योंकि आज के युग में यदि आप संस्कार पक्ष को लेकर चलते हैं, जहाँ पर लोग अंग्रेजी माध्यम की तरफ भाग रहे हैं और माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, तो ऐसे में अब बच्चे स्वतंत्र हैं एडमिशन लेने के लिए। वो चाहते हैं कि ऐसे विद्यालय में हम प्रवेश लें जहाँ हमारे ऊपर पाबंदियाँ ना हो। लेकिन तो हमने अपने जो बनाए गए नियम थे उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, और विद्यालय को पूरे अनुशासन के साथ, आपको जानकारी होगी हमारा विद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है विद्या भारती, और विद्या भारती से संबद्ध है, और जिसका जो थीम है वही है संस्कार, शिक्षा और अनुशासन। तो संस्कार पक्ष को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसी संस्कार पक्ष को हमने हमेशा, अनुशासन पक्ष को हमेशा ऊपर रखा। शिक्षा को हम बाद में रखते हैं। सबसे पहले आप संस्कार सीखिए, अनुशासित रहिए, शिक्षा तो आप अपने आप पा ही लेंगे यदि आप 2 चीज़ में आप संनिमित रहते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं, रामनगर में कम से कम 25 विद्यालय हैं, और उस कंपटीशन में भी आज जय बजरंग अपने आप में एक स्थान बनाए रखा हुआ है जनपद में। प्रतिवर्ष बच्चे अनेकानेक परीक्षाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी सेवाओं में उनका चयन होता है। नीट में इस वर्ष हमारे यहाँ के 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ। नीट जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है MBBS या मेडिकल लाइन में एडमिशन के लिए, और सरकारी सेवाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगभग 5 छात्रों का चयन हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो SI सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी, 3 छात्रों का चयन हुआ, और IIT JEE में अनेक छात्रों का चयन हुआ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग हमारे जो है लगभग 100 विद्यार्थी इसी साल उनका चयन किसी न किसी सेवा में हुआ है। तो ये हमारे विद्यालय के जो शिक्षा, संस्कार और अनुशासन, हमने ये थीम लेकर के चल रहे हैं विद्या भारती के द्वारा, और हमारे इसी कार्य को देखते हुए विद्या भारती ने हमें अवसर दिया लगभग 6 वर्ष पूर्व, इस प्रदेश का बड़ा दायित्व दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद, जिसका केंद्र हमारा अयोध्या में है। जन शिक्षा समिति विद्या भारती जो ग्रामीण शिक्षा को देखता है, केशवधाम कार्यालय है, और मेरा 6 वर्ष कार्यकाल अभी परसों ही वहाँ पूरा हुआ है,
और काफ़ी लोग चाह रहे थे कि फिर से कार्यकाल हमारा बढ़े, लेकिन तो नियमावली के अनुरूप 2 कार्यकाल से अधिक नहीं मिल सकता है, इसलिए वहाँ से मुझे अपनी सेवाएं छोड़नी पड़ी। अब सदस्य के रूप में मैं वहाँ पर कार्य करूँगा। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट आपका है, इंटीरियर भी, क्वालिटी वाइज भी, जो वहाँ पे फूड है और सफाई की दृष्टि से भी, हर जगह से है। अगर आपका कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है रसवती का, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या उनका मैप होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर देना चाहेंगे कि नहीं फ्रेंचाइजी? बिल्कुल, वो हम प्लान कर रहे हैं कि अपने जनपद में हम कुछ और लोगों को इस ब्रांड नेम के साथ एसोसिएट करें, और उस पर अभी कार्य चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि ऐसी गाइडलाइन बने और ऐसा मेनू तैयार हो जो कि अपने क्षेत्र के हिसाब से हो, लोगों के बजट में हो। अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लगेगा, उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे पूरे हम अपनी गाइडलाइंस के साथ। क्या खर्चा आएगा किसी को अगर एक आउटलेट डालना है, तो ये हम 2-3 महीने में डिसाइड करके और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे अपनी बातें। मिठाइयों की दुकान काफ़ी है, काफ़ी फास्ट फूड की दुकान भी है, काफ़ी बेकरी की दुकान भी है। क्या स्ट्रगल रहा ग्रो करने में? क्या क्वालिटी आपने दिया कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं? रामनगर से कोई गुजर रहा है, बोल रहा है भैया रसवती से लेते आना, क्या क्या प्लानिंग थी? बिल्कुल, इसके पीछे जैसे कोई भी कार्य करिए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी का तात्पर्य है कि क्योंकि ये फूड बिजनेस है जिसमें लोगों को शक रहता है हमेशा कि मिलावट कुछ ना कुछ रहती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो हमारा किसी भी प्रकार से मिलावटी ना हो, और जो भी हम डायरेक्ट चीज़ें बाज़ार से लें, दूध लेकर के खुद का खोया, खुद का पनीर बनाएं, लड्डू बनाना है तो खुद की बूंदी बेसन अपना पिसवा करके बनाएं, तो जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। यदि हम बाज़ार से रेडीमेड खोया या जो है बूंदी या फिर किसी प्रकार का पनीर इत्यादि इस्तेमाल करते हैं तो हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और यही वजह है कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि नहीं, रसवती का ही पेड़ा चाहिए, रसवती का ही लड्डू चाहिए, या छेने की मिठाइयाँ रसवती की ही चाहिए। पनीर ले जाते हैं, बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो कहते हैं भैया पनीर आपके यहाँ नहीं मिलेगी तो हम और जगह से नहीं लेंगे, हम दूसरे दिन पनीर की सब्ज़ी बना के खा लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे ग्राहक हैं। तो हम लोग जो क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं, और ख़ासकर किसी भी प्रकार का मिलावट ना करने की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है। हमारा एक प्रतिष्ठा जो दुकान की है वो बनी हुई है, यही कारण है। ऐसा देखा जाता है वर्मा जी, लोग बिजनेस कर लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, मतलब एक अपना स्टैंडर्ड बनाने के बाद राजनीति में उतर आते हैं। कब आ रहे हैं आप राजनीति में? राजनीति में आने का भी मेरा कोई विचार नहीं है। हालांकि मैं एसोसिएटेड हूँ पार्टी से, बट अभी एक्टिव नहीं है उसमें। लेकिन तो समय आएगा तो हो सकता है कि अगर क्षेत्र की मांग रहेगी, और मुझको लगता है कि अगर राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और हमारे जैसे लोगों की उतरने की आवश्यकता है, तो निश्चित ही हो सकता है कि आने वाले समय में राजनीति में आऊँ। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है वर्तमान में। कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं समर्थन करता हूँ आम आदमी पार्टी का। मैं जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ और उसकी इकाई भाजपा है। लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि आप आरएसएस से एसोसिएटेड हैं, विद्या भारती का विद्यालय चलाते हैं, और पार्टी आम आदमी आपने ज्वाइन की है। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको यह बाध्य नहीं करता है कि आप भाजपा से ही जुड़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा अलग है, और उससे जुड़ी इकाइयों की विचारधारा हो सकता है कुछ भिन्न हो सकती है। राजनीति में आने के बाद, क्योंकि देखिए, आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं, मैं उनका बड़ा ही आदर, बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी नियम, कायदे, कानूनों का पालन भी करता हूं। शाखा कहीं भी लगती है तो उसको ज्वाइन करता हूं। लेकिन तो अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में तो बहुत सारे लोग चले आते हैं, वो सपा से भी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, या कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है वो भी आ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, फिर भी वो भाजपा में है, विधायक बने घूम रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पूरी की पूरी पार्टी में झलकती है। तो मैं इससे भिन्न, इस बेहतर पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी मुझे बेहतर दिखाई पड़ती है, और एक हिसाब से देखा जाए तो वहां पर योग्य, काबिल लोग अधिक हैं इस पार्टी के अपेक्षाकृत। इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व। आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं यूपी में? आम आदमी पार्टी का भविष्य तो आपने देख ही लिया। दिल्ली में जो है 3 बार सरकार बनी,
गुजरात में सीटें आना, और आपने उससे पहले पंजाब में सरकार बनते हुए देखा, और अभी निकाय चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भूमिका देखी। तो कोई भी चीज़ अचानक नहीं हो जाती है। भाजपा की भी पहले कभी केवल 2 सीट आया करती थी, 3 सीट आया करती थी। तो निश्चित रूप से कालांतर में आम आदमी पार्टी की एक अपनी पहचान होगी, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ये बन चुकी है इतने कम समय में, तो निश्चित ही केंद्र की राजनीति में भविष्य में आने वाली है। थोड़ा सा अब आपकी लाइफ की तरफ रुख और एक बार करते हैं। बचपन की ज़िंदगी कैसी रही, और बचपन में क्या सीखने को मिला कि आप आज इतने ग्रोथ पे हैं? देखिए, बचपन में सबसे ज़्यादा कुछ अपने पिताजी से सीखने को मिला और विद्यालय से। तो पिताजी हमेशा जो है ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाते रहे कि जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी से करिए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब मैं नोएडा में कार्य करता था तो एक छोटा सा उपकरण था विद्यालय का जहाँ मैं कार्य करता था, एक स्पीकर। तो स्पीकर वहाँ पर बहुत सारे निःशुल्क आए हुए थे, और वो निष्प्रयोज्य थे क्योंकि स्पीकर का यूज नहीं होता जो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ मिलता था। तो मैं उसको घर ले आया, और वो नोएडा गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये स्पीकर कैसा है? तो मैंने बोला कॉलेज से ले आए हैं हम अपने। कहे कॉलेज से तो ले आए हैं, लेकिन तो क्या कॉलेज के चेयरमैन से पूछ करके ले आए हैं कि बिना पूछे? तो मैंने कहा कि बिना पूछे ले आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। हमने कहा नहीं, वो काम की नहीं थी, वो तो कूड़े में पड़ी थी इसलिए। कहे कि कूड़े में वहाँ की एक धूल का एक कण भी लाने के हकदार आप नहीं हैं, और आप स्पीकर ले आए। तो मैं अगले दिन जा करके उस स्पीकर को वापस रख दिया, और अपने चेयरमैन से बताया भी कि स्पीकर हम ले गए थे, गलती से हमें जानकारी नहीं थी। और फिर वापस कहे अरे वो कोई बात नहीं, आप ले गए, वो यहाँ तो ख़राब ही पड़ा था। हमने कहा नहीं, पिताजी ने हमारे कहा है, तो इसलिए मैं उसको वापस कर दे रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि कहीं भी आप कोई भी कार्य गलत ना करिए। तो देखिए, ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण व्यक्तित्व का होता है, किसी भी व्यक्ति का होता है। तो हम अपने जानते हुए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको कष्ट जानते हुए नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो यही चीज़ एक बचपन में जो हमने जो है सीखा, वो अपने पिताजी से सीखा, और उनको व्यवसाय करते हुए उनको देखा कि कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी, कितनी लगन के साथ करते थे। किसी से कोई वादा कर दिया तो कैसे पूरा करना है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। कॉलेज लाइफ की तरफ आते हैं आपके। कॉलेज लाइफ कैसी रही? क्योंकि देखा जाए तो कॉलेज लाइफ में अच्छे खासे जगह से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और ऐसा देखा जाता है कि लोगों को प्यार मोहब्बत भी हो जाता है। कैसी रही ज़िंदगी कॉलेज लाइफ की? कि ऐसा है कि हमारा जो विद्यालय का पढ़ाई रही यहाँ पर रामनगर से ही रही 5वीं तक। फिर 6वीं से 12वीं तक हमारा जो विद्यालय था को एजुकेशन नहीं था, केवल बालकों का विद्यालय था। तो इसलिए को एजुकेशन ना होने के कारण जो एक निर्भीकता होनी चाहिए किसी से बात करने की या अपने विचारों को रखने की, वो नहीं आ पाती है, क्योंकि हमेशा लड़कों के ही बीच में 12वीं तक रहे। और फिर जब हम ग्रेजुएशन करने लखनऊ विश्वविद्यालय गए कैंपस में, तो वहाँ पर बैच में लड़कियाँ भी थीं, तो बहुत ही झिझक महसूस होती थी। तो इसलिए इस दिशा में तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि डर लगती थी एक बार लड़कियों से बात करने में। अगर हम ऑटो में सफ़र भी करते थे तो ये रहता था कि कम से कम 1 हाथ की दूरी रहे, कहीं शरीर हमारा छू ना जाए। तो इस प्रकार की मानसिकता थी हमारी उस समय, तो इसलिए कभी इस दिशा में नहीं। और उसके बाद नोएडा गए, JSS एकेडमी है वहाँ पर, काफ़ी नामी गिरामी संस्थान है वहाँ का, वहाँ से हमने MCA किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहाँ से किया। तो वहाँ भी कभी इस प्रकार का नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों से अछूते रहे हैं हम, तो इस बारे में बात जो है कुछ नहीं है मेरे पास अभी। आज के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में और अपने ज़माने के बच्चों में कितना अंतर देखते हैं आप? अरे अब तो मान के चलिए कि हर 10 वर्ष में एक जनरेशन गैप आ जा रहा है। जो जनरेशन गैप पहले जनरेशन यानी कि 25 साल की पीढ़ी होती थी वो आता था, अब तो वो गैप 10-10 साल में दिखाई पड़ने लग रहा है। हम लोग जिन चीज़ों के बारे में हमें 15 साल, 16 साल, 17 साल में पता चला, वो बातें आज बच्चे 10 साल, 12 साल की उम्र में सीख जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे हुए थे और आज 4-5 साल के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामर हैं, वो अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाले, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले फैशन के मामले में बहुत ही आगे हैं। हम लोग फैशन के मामले में तो कुछ नहीं जानते थे, आज वो फैशन के मामले में आ गए हैं, क्योंकि अब जो युग है
वो इंटरनेट का युग है और इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बच्चे सब कुछ सीख ले रहे हैं। और इसका दुष्प्रभाव भी है काफ़ी, क्योंकि जैसे कम उम्र में कोई चीज़ें जान जाना, तो फिर वो आपके दिमाग पर और शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ऐसे में बच्चों को अगर कम उम्र में इंटरनेट से दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तो परिवर्तन बहुत है, तब के बच्चों में आज के बच्चे तब के बच्चों के अपेक्षाकृत बहुत ही एडवांस है। सम्मानित व्यक्ति आप हैं समाज के, और साथ आप कॉलेज स्कूल रन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और चीज़ें बढ़ रही हैं कि मतलब और बच्चे अपग्रेड हो रहे हैं। बच्चों को आप अगले 10 साल में अपने स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों को कैसे अपग्रेड करेंगे और कहाँ उन्हें देखना चाहते हैं? बिल्कुल, हमें उन्हें अपग्रेड करने की बात अगर करें तो बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है उनको अपग्रेड करने के लिए। उनका नॉलेज अपडेट रहे, उनका नॉलेज अपडेट रहे। बाकी चीज़ें अभी जैसे आज हम छोटे छोटे बच्चों पर बोझ डाल देते हैं, हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे नर्सरी का बच्चा है या फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको किताबें लगा दी जाती, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की, सोशल साइंस की, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा की, कला की, कंप्यूटर की और सामान्य ज्ञान की। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें बच्चों के ऊपर थोप दी जाती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कला की किताब हम अलग से ना लगाएं, बच्चे के लिए तो का बनाना, ए बनाना ही अपने आप में एक कला है। और बच्चा कंप्यूटर अभी सीख करके क्या करेगा? हमने तो कंप्यूटर पहली बार जा करके ग्रेजुएशन में देखा, फिर भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और आज के बच्चों को ये बता के नहीं आप पिछड़ जाओगे, कंप्यूटर सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जब सीखना होगा बच्चा सीख जाएगा। ऑपरेट करना सीखना है तो घर में सबके पास मोबाइल है, उसी से वो इतना नॉलेज उनको आ जाता है। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट का बोझ बच्चों के ऊपर, जनरल नॉलेज की किताब हम लगा देते हैं, उसके लिए तो सामान्य ज्ञान, रंगों का ज्ञान, उसके लिए जो है मतलब अपने क्षेत्र के बारे में जानना, अपने परिवार के बारे में जानना, यही उसके लिए सामान्य ज्ञान है। अलग से हमें सामान्य ज्ञान पढ़ाने की उसे बहुत ज़रूरत नहीं है। इंद्रिय विकास करना है तो खेल खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और चित्रकथाओं के माध्यम से ऐसे हम उनका सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और हम बहुत ज़्यादा उनके बस्ते का बोझ बढ़ा के, इसीलिए अब देखिए सरकार NEP लागू कर रही है। तो बच्चों के ऊपर जो है अब हम लोग को नए प्रयोग के माध्यम से ही पढ़ाई करवाना है और ये जो पुरानी परिपाटी थी उसको छोड़ना है। और उनको अपग्रेड करने के लिए यही ज़रूरी है कि उनका ज्ञान बढ़े। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम कुछ नहीं, हमारी जो पुरानी पद्धति थी, जो हमारे टीचर चॉक डस्टर लेकर के पढ़ाते थे, रूलर लेकर के पढ़ाते थे, उसी पद्धति पे हमको फिर से वापस आना पड़ेगा। अन्यथा हम ना तो लिख पाएंगे अच्छे से, ना ही पढ़ पाएंगे अच्छे से। पुरानी परिपाटी हमको दोहरानी पड़ेगी एक बार पुनः। घर वालों का बर्मा जी कितना सपोर्ट रहा रेस्टोरेंट खोलने में? कितनी या साथ में उन्होंने साथ दिया, या थोड़ा सा भैया चल रहा अच्छा खासा काम, क्यों इसमें घुस रहे हो? कितना सपोर्ट था, कितना उनका सहयोग रहा? देखिए, परिवार या समाज की बात करें तो कोई भी नया कार्य जब आप प्रारंभ करते हैं तो नकारात्मक टिप्पणियां शुरू में आती हैं कि नहीं ये काम तो अच्छा नहीं चलेगा, अपने क्षेत्र में कहाँ चलेगा, इस स्तर पर, यहाँ पर लोग कहाँ इतने पैसे वाले हैं, या हम कर नहीं पाएंगे, बहुत ही ख़राब काम है, गंदा काम है, ऐसा करके लोगों ने डिमोरलाइज़ किया। और कई बार मेरा मन जो है उससे हटा भी कि नहीं, शायद मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन तो फिर भी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और क्योंकि मेरे मन में बात आ गई थी कि ये करना चाहिए, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब लोगों के कहने के हिसाब से नहीं, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूँगा। और मैं कोई गलत कार्य करने नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई चोरी बेईमानी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कोई डकैती करने नहीं जा रहा हूँ। शायद समाज या परिवार उन लोगों को कम टोकता है जो कि समाज में कुकर्म करते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं, उनको टोकने रोकने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं मैं तो सब्जी का ठेला अब लगाऊंगा, अपना रोजगार खुद शुरू करूंगा, उसको टोकने वाले बहुत लोग लगे, अरे कहाँ ये करने जा रहे हो। और अगर वही चोरी करने लगे तो कोई नहीं कहेगा भैया चोरी गंदी बात है, उसको छोड़ दो, कहेगा अरे जाने दो, इससे तो बात नहीं करना चाहिए, जो है ये बहुत ही खराब व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई सही कार्य करना चाह रहा है, सही दिशा में जाना चाह रहा है, तो उसको रोकने टोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे। एक सवाल जो आपने बोला कि नए स्टार्टअप करने के लिए आपके पास काफ़ी अनुभव है, नए स्टार्टअप करने के लिए उन्हें कुछ बिजनेस टिप्स बता दीजिए। नए स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, युवा पीढ़ी जो है उसको लागू कर सकती है।
आजकल पर्यावरण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अब इस दिशा में कि प्लास्टिक जो कचरा हमारा इकट्ठा होता है उससे कुछ ना कुछ बनाने का, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उससे हम कैसे क्या नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। या हम सामान्य रूप से, जैसे अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है अपने क्षेत्र में, हर दुकान वाला अपने दुकान पर एक होम डिलीवरी के लिए लड़का नहीं रख सकता है सामान पहुंचाने के लिए। मान लीजिए एक दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई अगर स्वरोजगार करना चाहता है तो 4, 6, 10 बड़े दुकानदारों से संपर्क कर ले कि भैया हम आपका सामान लोगों तक पहुंचाएंगे, और वो अपना नंबर दे कि भैया किराने का कोई सामान मंगाना है तो आप हमसे संपर्क करिए, और जैसे उसके पास ऑर्डर आए किसी भी दुकान से वो ऑर्डर उठाकर ले जाकर के गांव घरों में पहुंचा दे। आप देखते होंगे यहाँ भी होम डिलीवरी की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो ऐसा स्टार्टअप लड़के कर सकते हैं। उनके पास अगर साइकिल है उससे कर सकते हैं, बाइक है उससे कर सकते हैं, और अगर प्रतिदिन पहुंचाते हैं, अगर उनको 10 ऑर्डर भी मिल गया और एक ऑर्डर के पीछे 50 रुपया भी उनको प्रॉफिट हो जाता है, कुछ दुकान वाला कमीशन दे देगा, कुछ होम डिलीवरी चार्ज वो ऐड कर लें, तो एक अच्छा खासा इनकम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास। अगर कोई मुझसे मिलता है तो मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ नया आइडिया दे सकता हूँ कि इस प्रकार से आप कर सकते। बस आपको सबसे पहले जैसे किसी ने पूछा कि जो है आपको मिठाई बेचने के लिए जो है क्या करना पड़ा, तो मेरा जवाब ये था कि मिठाई बेचने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी शर्म बेचनी पड़ी है। आप जब शर्म को अपने बेच देंगे तब आप सब कुछ बेच सकते हैं। आप सफल तभी होंगे, क्योंकि जहाँ तक आपके मन में शर्म है, आपके शरीर में कुछ भी शर्म का अंश है, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक राजनीतिक भी होता है ना नेता, तो वो बेशर्मों की तरह मंच पे खड़ा होकर के भाषण देता है। वो ये नहीं सोचता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो बेशर्मी होनी चाहिए सफलता की, लेकिन तो वो पॉजिटिव वे में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये बच्चों को सीखने वाली बात है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर से हेजिटेशन, जो शर्म है, जो आपको डर है कि कोई मेरे बारे में क्या जज करेगा, उसे बिल्कुल निकाल देना चाहिए। वर्मा जी, एक अंतिम प्रश्न, रस्वती को लेके, हमारे दर्शकों को लेके, अपने चाहने वालों को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो जीवन है ये एक बार मिला है और सही कार्य करने के लिए मिला है। अगर हम कोई भी गीता पढ़ें या रामायण पढ़ें या कुरान पढ़ें या बाइबल पढ़ें, सब में ये दिया गया कि भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, ये सत्कर्म के लिए दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। तो इधर उधर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जीवन एक ही बार मिलता है, मनुष्य जीवन, अगर हम कुछ भी यकीन करते हैं तो ये मनुष्य का जीवन एक ही बार हमें मिलता है। तो इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। हम अपने लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके माध्यम से दूसरों का भी हित होता है, ज़रूर होता है। अब भले ही ये रेस्टोरेंट हमारा है, लेकिन तो इस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए 32 कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार का अवसर दें, और नए नए प्रयोगों के माध्यम से ही दे सकते हैं। और पुरानी जो परंपराएं थीं किसी प्रकार के बिजनेस करने की, उसको छोड़ करके नए प्रकार के बिजनेस में अपने भाग्य को आजमाएं। निश्चित तौर पर कहीं सफलता कहीं असफलता ये तो मिलती रहेगी, लेकिन तो अपना कर्म करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी अपना कीमती समय देने के लिए, और देखते रहिए आप अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।